अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क में आईनी तरमीम के हवाले से अगला हफ्ता अहम करार दिया जा रहा है। नून लीग ने इशारा दिया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आईनी तरमीम लाई जा सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस बारे में मुसलसल कोशिश कर रही है और उसने अपना एक मुसवदा भी तैयार करने का ऐलान कर रखा है। हुकूमत ने 15 सितंबर को ही आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की थी, मगर ऐन वक्त पर मतलूबा नंबर्स पूरे न होने के बायस उसे दोनों ऐवानों के इजलास मुलतवी करना पड़े थे। इसी तनाजुर में मरकजी हैसियत मौलाना फजलुर रहमान की थी, जिन्होंने हुकूमती मुसवदा देखने के बाद उसके हक में वोट देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से अब तक पीपल्स पार्टी ही मौलाना फजलुर रहमान से राबते कर रही है। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने जुमे की रात को भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जबकि तहरीक इंसाफ भी मुसलसल मौलाना से राबते में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि आईनी अदालत मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है और हम आईनी अदालत बनाकर रहेंगे, जबकि मुल्क में आईनी अदालत के क़याम पर मौलाना फजलुर रहमान भी राज़ी है, ताहम उन्हें आईनी तरमीम में दीगर हुकूमती तजावीज़ से इख्तिलाफ है। हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं, हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएँ और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएँ जो हमारे COD का हिस्सा है। यानी ये 2006 का एक अहद पैमान है जिस पर हम कायम हैं जी। लेकिन अगर उसके झेल में जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे, तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। सो एक मरहला तो गुजर गया है। अब अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का ज़रिया न बने। अब क्या पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को बनाने में कामयाब हो जाएगी और आईनी तरमीम कब तक पार्लियामेंट में पेश हो सकती हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से। प्रोग्राम में खुशामदीद। आजकल सभी कुछ आईनी तरमीम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पहले काफ़ी हलचल रही, फिर कुछ कशमकश पैदा हुई और अब भी बेयकीनी सी है इन आईनी तरमीम को लेकर। आप काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं, वकला से भी बातचीत कर रहे हैं, मौलाना के साथ भी आपकी टीम मशावरत कर रही है, एक मुसवदा आपकी तरफ से तैयार किया जा रहा है, एक मौलाना तैयार कर रहे हैं। इस सारी कोशिश का यही मतलब समझ आता है कि यही तरीका सही है कि राय आमा हमवार की जाए, सबको इस बारे में मालूमात पहुंचाई जाए जो आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ बिलावल साहब, जब मुस्लिम लीग नून की टीम ने इसमें छलांग लगाई और एक भी उनको नया हलीफ नहीं मिल सका इन आईनी तरमीम के हवाले से, गलती थी किसी की कि कोई भी काम सोच विचार मशावरत किए बगैर इस अमल को शुरू कर दिया गया? ऐसे भी मेरा ख्याल में एनीवे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, स्पेसिफिकली जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, उस पे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ना कोई नई बात है। हम काफ़ी देर से इस पे अपना सियासत भी कर रहे हैं, अपने एडवोकेसी भी कर रहे हैं और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। जहाँ तक ये पिछली कोशिश की जिक्र हो रहा है, उसमें ज़रूर हुकूमत का अपना तैयार किया गया एक बड़ा तफसीली अमेंडमेंट के लिए सजेशंस, कच्चा ड्राफ्ट एक्सेट्रा मौजूद भी था। जहाँ तक मेरा इल्म में बात था या मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो ये कि हुकूमत के पास मुख्तलिफ पार्टीज़ इंक्लूडिंग JUI का सपोर्ट भी मौजूद था उस बिल के हवाले से। और उस कॉन्टेक्स्ट में तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना पहले से तैयार किया गया जो सजेशंस है, ड्राफ्ट कह दे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उस पर हमने हुकूमत से बात भी की। उन्होंने हमारे काफ़ी पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए। जब वो प्रोसेस उस पॉइंट पे पहुंचा तो हुकूमत चाह रहा था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली हमारे कि JUIF और तमाम जमातें के इनपुट उस कमेटी के थ्रू जो पार्लियामान में मौजूद था वो भी शामिल हो जाता, और उसके बाद जो है
हुकूमत अपना कैबिनेट के पास एक ऐसे ड्राफ्ट लेके जाते जिसमें कम से कम जो 2/3 अक्सरियत रखने वाले जमातें हैं उनके इनपुट हो। तो आई वुडंट कॉल इट अ फेलियर और यूज़ द वर्ड्स दैट you used, but we were unable on that date to get that consensus. इस बात पे भी कोई मसला नहीं है कि अगर मौलाना साहब की ये सोच है कि वो ना सिर्फ अपना पार्टी की सपोर्ट पर एक ब्रॉडर कंसेंसस अपोजिशन में बनाना चाहता है, तो वो भी एक नेक ख्वाहिश है, उसका भी कोशिश होना चाहिए। जहाँ तक मेरा रोल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल, इनिशियली तो इस हद तक महदूद था कि मैं हुकूमत से बात कर रहा था और हुकूमत के तजवीज़ के साथ साथ मैं अपनी पार्टी का इनपुट दे रहा था। जब इस पूरा प्रोसेस के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत के ड्राफ्ट के दरमियान एक बहुत ही बड़ा फ़ासला था, तो उसी लेट नाइट कमेटी मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि अगर ये इल्ज़ाम तराशी हो रहा था उस मीटिंग में, अगरचे हम किसी एक बंदा का बात माने कि हुकूमत इस सिचुएशन में पार्टिज़ान प्लेयर है, और अब दूसरे लोगों का ये बात माने कि जो अपोजिशन है, ख़ास तौर पे जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं, वो भी एक पार्टिज़न प्लेयर है, तो उस किस्म के इल्ज़ामात ना पीपल्स पार्टी और ना मौलाना फजल रहमान साहब की जमात पे लग सकता है। तो हमारा उस मीटिंग के नतीजे में हमने ये कोशिश शुरू किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल ड्राफ्ट हो, वो उस पे हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कंसेंसस बनाने की कोशिश करें, ताकि जब वो कंसेंसस उस डॉक्यूमेंट पे बनता है तो ज़्यादा आसानी होगा उसको पास करने के लिए। बट आई एम अंडर नो डिल्यूजन्स कि दिस इज़ एन ईजी टास्क। नाउ दिस इज़ समथिंग आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वेरी रिसेंटली, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा मुसलसल इस पर कोशिश चलता रहा है, ना सिर्फ जब हम 2008 से लेकर 13 का हुकूमत में थे, एज़ फार एज़ द 19th अमेंडमेंट एवरीबडी नोज़ कि क्या झगड़ा हुआ, मगर जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हमारे हाथ पाँव उस वक्त बेसिकली बांधे गए। उसके बाद भी मुख्तलिफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हमने जुडिशल रिफॉर्म्स का, मैं ख़ुद उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान बार से मुख्तलिफ बार से खिताब इसी बातों पे कि जुडिशल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, आपने चूँकि अब यहाँ तक कि 2024 के मंशूर में भी हमने ये शामिल किया। आपने चूँकि अब जिक्र किया है मिसाक जमहूरियत का, जी 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ, अब ये मकासद पर भी सवाल उठे, लेकिन आपसे सवाल टाइमिंग पर है। 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ, फिर 18वीं आईनी तरमीम जिस पर आप फ़ख्र भी करते हैं कि बड़ी कामयाबी थी जमहूरी जमातों की, तो उसके बाद 2008 के बाद आपकी हुकूमत बनी तो मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ थी और बहुत से दीगर मौक़े आए, लेकिन ये आईनी अदालत का जो बात मौजूद थी मिसाक जमहूरियत में, उसकी कोई कोशिश इससे पहले नहीं की गई, अब क्यों की जा रही है? इसी वक्त ये ज़रूरी क्यों है? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, कि बड़ा अच्छा होता है जब आप सवाल पूछे, मुझे मौका मिले उन सवाल का जवाब देने का। ये मेरे लिए आपकी कोशिश नहीं है, मुसलसल इस पर कोशिश करता आ रहा हूँ। दूसरी जमातों का दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थे। 2006 में चार्टर डेमोक्रेसी साइन हुआ, 18वीं तरमीम जब हम पास कर रहे थे तो जो लोग हमारे साथ उस चार्टर पे साइन किए वो खुद इनकार कर रहे थे कि जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की सवाल है या जो दूसरे जो वादे हैं, जहाँ तक आईनी कोर्ट की भी सवाल है, उस पर वो अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं थे। It's not only the constitutional court, it's not only judicial reforms, हमारे काफ़ी टॉपिक्स ऐसे थे। नैब के रिफॉर्म्स से हमारे अपने हुकूमत में हमसे एग्री करने के बावजूद उन्होंने इख्तलाफ किया, उनके अपने हुकूमत में हमने कहा कि करो, तब भी उन्होंने इख्तलाफ किया। ये इनका अपने मंशूर का और हमारा COD का हिस्सा था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम बार बार कोशिश करते रहे। साथ साथ जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है, वो भी एक एजेंडा आइटम है जो चार्टर डेमोक्रेसी का जिस पे हम अमल दरामद नहीं कर सके, लेकिन हम उठाते रहे, अभी तक हम वो सियासी माहौल नहीं बना सके। जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बनाने की बात है, ये जब हुकूमत की ओवरऑल आइन साजी की जो अप्रोच है या जुडिशल रिफॉर्म्स का अप्रोच है, उसमें भी मैंने बहैसियत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से के हैसियत में अपना मंशूर का पेज उठा के कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वी बिलीव इन दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो, इसलिए हम इस पर काम करें। जो टाइमिंग पे एतराज़ करते हैं वो मुझे बताए कि अगर आज नहीं तो कब।
मतलब मैं 2006 से कोशिश करता आ रहा हूँ, अभी तक ना हो सका। आज आप कह रहे हैं कि सही नहीं है तो मैं कल कोशिश करूँगा। अब क्या आप मुझे गारंटीज़ दे सकते हो कि कल हम ये काम पूरा करेंगे? हम कब तक दुनिया का मजाक बनेंगे? आप मुझे एक दुनिया में एक कंट्री का एग्जाम्पल बनाएं जहाँ जुडिशरी का अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस हो तो इट्स डन बाय द जजेस, फॉर द जजेस एंड ऑफ द जजेस। आप एक एग्जाम्पल बनाएं जहाँ दुनिया भर का किसी भी सुप्रीम कोर्ट कोरा का कीमत और आलू का कीमत तय कर रहा है। दुनिया का एग्जाम्पल उठा के बता दें मुझे कि कहाँ का कौन सा सुप्रीम कोर्ट डैम बनाने निकलता है। आपका साबिक वज़ीर आज़म आइन का बानी 50 साल पहले तख्तेदार पे शहीद किया गया। 50 साल लगते हैं, 3 नस्लों ने जदोजहद करना है, फिर आप हमें कहेंगे कि द ट्रायल वाज नॉट फेयर। So there's a rot in the judicial system of Pakistan. We as the political forces have been handicapped because जियो हमें कहता था कि आज़ाद अदलिया है और आज़ाद अदलिया को ना छेड़ें। जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे और सर पे बंदूक रख के 19th अमेंडमेंट आए, इन्होंने एक ऐसा एक आमराना दौर हमने तो डिक्टेटरशिप्स का देखा, लेकिन aside from a few and far between chief justices, they come into power and they have absolute authority. अगर आप अपना शो पे गलती से किसी मलॉट के खिलाफ कोई गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बंद करेंगे आपका चैनल, बेरोजगार करेंगे आपको। What do you mean? Contempt of court all over the world is for the implementation of your decisions. We have to move away from this. मेरा टाइमिंग का आर्ग्यूमेंट के हवाले से मौक़िफ़ ये कि दूसरों का मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी और का ख्याल ये कल आया या आज आया, ये मेरा पार्टी का बाकायदा मौक़िफ़ है। मैं कल भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहा था, आज भी जद्दोजहद करूँगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के कामयाब होंगे। ना हुए तो उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा। We have to have जुडिशल रिफॉर्म्स। आपने जिन मसाइल की निशानदेही की है वो अपनी जगह मौजूद रहे हैं। डैम फंड बनाने की, अदालती ओवर स्टेपिंग की, जुडिशल एक्टिविज़म एक मसला है पाकिस्तान में, चाहे वो स्टील मिल का मामला हो, रेकोटेक का मामला हो, सियासतदानों को नाअहल किए जाने का मामला हो। आपसे सवाल ये कि ये मामला आइनी अदालतों या आइनी अदालत के क़याम से कैसे हल होंगे? इस बात की क्या ज़मानत है आपको कि आइनी अदालत के जजेस 63A जैसे मतनाज़ फैसले नहीं देंगे, उससे ये सिलसिला रुक जाएगा? थैंक यू। तो एक तो तरीका ये है कि आप दुनिया भर में अगर कोई ऐसा कॉमन लॉ का एग्ज़ाम्पल मुझे मिलता है तो साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल मिलता है जहाँ उन्होंने हमारे जैसे कानून होते हुए फिर भी एक अलग आइनी अदालत कायम किया। और एक जो हमारा उनके साथ इश्यूज़ मिलते जुलते हैं वो ये कि वहाँ भी मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स का बाइफिकेशन होता है और एक आइनी अदालत इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक कंसेंसस बना सकते हैं। जो दूसरा बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि हम ना सिर्फ एक आइनी अदालत, मैंने आज की भी PLF की तकरीर में ये कहा कि सिर्फ एक आइनी अदालत या आइनी बेंच बनाने से तमाम मसले हल नहीं होते। इसके साथ साथ हमने जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी हल करना है। एक उनको एक ख़ास अदालत इसलिए देना है ताकि वो बिल्कुल अपना फोकस उधर रखें, तमाम आइन के सवाल के हवाले से जवाब दे, जो भी पॉलिटिकल केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है वो देखे, फंडामेंटल राइट्स के केसेस है वो देखे, और साथ साथ जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस है जिसका काम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को वो देखना, वो भी देखे। लेकिन अगर आप जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस को चेंज करते हैं जिसमें आप जो मौजूदा तरीक़ाकार है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो उसकी बेसिकली उन्होंने डिफंक्ट कर दिया प्रोसेस कि वो अपना मर्जी का जजेस अपनी मर्जी के तरीके से तयन करते हैं। सो व्हाट वी हैव रिजल्टेड इज फ्रॉम द इफ्तिखार चौधरी कोर्ट अ परपेचुअलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर जुडिशियल एक्टिविज्म दैट इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। द ओनली काउंटर टू दैट
is for us to have a proper appointment for the process of judges that is not one that is just and exclusively left in the domain of the higher judiciary that protects the concentration of powers in the hand of any one individual, but actually a consensus decision of a forum that, sure, it can include members of the judiciary, but must also include members of the opposition and the government, must also include members of the bar, और उन सब के पास ये इख्तियार हो कि वो नाम तजवीज़ करे, उस नाम पे डिबेट करे, और जो कंसेंसस बने वो कंसेंसस के बाद वो जज बने। वो आपको एक ऐसा मौका देगा जो कि तमाम पार्लियामेंट्स के पास इख्तियार है, मगर आपका बेचारा पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है, कि वो जो जजेस का पूरा जूरिस्प्रूडेंस है उसको एग्जामिन किया जा सकता है आईनी कोर्ट पे बिठाने से पहले। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, कभी कोई कमर्शियल जज का प्रैक्टिस होता है, कब कोई क्रिमिनल का, बड़ी रेयरली कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको वो हर इशू पे। तो इफ वी कैन बाइफिकेट द टू, then there'll be a specific focus on the constitutional and the political issues, and we can also simultaneously with the other court address the pendency of cases and the long log jam of issues that is a result of the fact that the judges spend more time on political cases than they do on the cases of the public. तो बिलावल साहब, अगर आप जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार की बात कर रहे हैं, तो आप इससे पहले जिक्र भी कर चुके हैं, अमेरिका की मिसाल दी जा चुकी है, तो वहाँ तो तैनाती का अमल फिर सिर्फ जज साहिबान के लिए नहीं है, वहाँ तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए भी है, वहाँ तो एम्बेसडर्स के लिए भी है, आर्मी चीफ के लिए भी है, वो कांग्रेशनल कमेटी के सामने पेश हुए बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर नहीं तैनात हो सकते। तो पाकिस्तान में सिर्फ जजेस या चीफ जस्टिस के लिए क्यों? नहीं, एक तो जजेस और चीफ जस्टिस नहीं करते इस वक्त ऐसे नहीं करते, वो अपनी मर्जी के करते हैं। आप या उनके साथ प्रैक्टिस करते हो या उनके साथ रिश्तेदारी रखते हो तो उस पर आप जज बनेंगे, वरना नहीं बन सकते। जहाँ तक आप कह रहे हो कि अमेरिका के निज़ाम में हर फेडरल अपॉइंटमेंट के लिए इस किस्म का ग्रिलिंग होता है, वो बिल्कुल सही है। हम शुरू करते हैं अदालत के साथ, वहाँ जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स हैं, एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी का प्रपोजल है, जो अपना प्योर पीपल्स पार्टी का प्रपोजल है, दैट टेक्स अस बैक टू द 18th अमेंडमेंट, एंड द 18th अमेंडमेंट गिव पार्लियामेंट द चॉइस, पार्लियामेंट द वीटो, एंड द सजेशंस वुड कम फ्रॉम द जुडिशरी। जो कॉम्प्रोमाइज़ बनता जा रहा है वो ये कि हम दोनों पार्लियामेंट और जुडिशरी कमेटी को मिला के मिल के फैसला करें, चले कंसेंसस की तरफ। आई डोंट माइंड दैट, बट द पावर दैट दे हैव इन पार्लियामेंट, दे डोंट, इन अमेरिका या इन ब्रिटेन या एनीवेयर एल्स, दे डोंट आस्क द जुडिशरी. They don't ask them about the laws they're making. They don't ask them about the judges they're appointing. पार्लियामान खुद बैठता है उनका बिल्कुल प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन पे, कोई और नहीं करता, कोई जज नहीं करता। प्रेसिडेंट फैसला करता है कि मैंने फ़लाँ बंदा को जज बनाना है, और वो फ़लाँ बंदा फिर पार्लियामेंट का कमेटी के सामने पेश होता है। और जिस तरीके से वो इंटरव्यू उसका करता है, मैं आपको बताऊं, शाहजेब खानज़ादा साहब भी बैठा होता, वो इस किस्म का इंटरव्यू किसी गेस्ट के साथ नहीं करते। जो अमेरिकन के सियासतदान के सेनेटर्स उनके मुस्तकबिल के जजेस से करते हैं। आप अपनी बात जारी रखिएगा, सवाल यही तो हो रहा है कि वहाँ सिर्फ जजेस से नहीं होता कमेटी में इंटरव्यू, तो फिर और ओहदों के लिए भी लोगों से होता है। चले, वो दूसरे ओहदों के लिए भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो इस वक्त बहस हो रहा है वो अदालत के हवाले से है और अदालत की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। तो जो मैं एग्जाम्पल वहाँ के दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवन द कॉम्प्रोमाइज सजेशन दैट वी आर गिविंग, where we're allowing for the judges to have a role in the appointment, still in our compromised judicial reform, that is not something that's there. There it's completely an executive domain. They nominate, and then it's completely the legislature's domain, the Senate's domain, that they confirm, and then that person becomes a judge of the Supreme Court. वहाँ ना आज़ादी अदलिया का आज़ादी का सवाल इस पे उठता है, ना सियासतदानों को पता कुछ नहीं है कानून का, वो किसको बता, कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं इनके पास मैंडेट है, वो मुंतखब है। आप इस किस्म का प्रोसेस चाहते हो ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट्स के लिए, हम कर सकते हैं। आप इस किस्म के प्रोसेस चाहते हो फौज में जो तैनाती होते हैं, यार wouldn't be for फौज because it's not actually the brigadiers and the generals जिसको अप्रूव होना पड़ता है, उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को और इस किस्म के ओहदेदार को सेनेट कंफर्म करते हैं। तो वो आप लेकर आ सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूं कि जब तक यही होगा कि आप विद इन द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी फैसले करेंगे,
तो वो कोर्ट्स भी ऐसे चलेंगे और यही वजह है कि इनका पूरा फोकस इस पे रहा है। इनका कोई दिलचस्पी इस पे नहीं रहता कि अवाम को इंसाफ देना है, हमने मसाइल का हल निकालना है। वहाँ भी एक किस्म का जुडिशल सियासत शुरू हुआ है, एंड अगर उसको आपने रोकना है तो यू हैव टू, एंड आई एम नॉट, मेरा ये ना ये मेरा नक्शा है ना मैंने ये सोच के, पर ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये ना सिर्फ कंसेंसस दोनों जमातों के हद तक मतलब तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग JUI, इंक्लूडिंग PTI, endorsed the Charter of Democracy every single year, even in 2023, August 2023, सिविल सोसाइटी आप इसी इस्लामाबाद में बैठ के इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 का नाम दिया, उसमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, PTI के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, लॉयर्स कम्युनिटी के नुमाइंदे, और उन्होंने पूरा चार्टर, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, फ्रीडम ऑफ अदर थिंग्स पे, लेकिन जो पहला डिमांड था वो ये कि आईनी अदालत बनाएं। इसलिए आज से नहीं, ये काफ़ी एक पुराना मुतालबा है, और अगर हम समझते हैं कि सियासी तौर पे आज मुमकिन है कि ये हम करें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बिलावल साहब, फिर टाइमिंग के अलावा ये भी है कि क्या ये पर्सन स्पेसिफिक मामला है किसी हद तक? इमरान खान साहब तो मुसलसल ये तनकीद कर रहे हैं कि सब जल्दबाजी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए हो रही है। आप लोग चाहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तौसी मिले, चूँकि उस मौक़िफ़ को इसलिए तक़वियत ज़रूर मिल रही है कि आप ऐन उस मौके पर कर रहे हैं जब 25 अक्टूबर में बहुत कम वक्त रह गया है और काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट की डेट है, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। मैं समझता हूँ कि ये तो ज़रूर PTI का कोशिश रहा है, PTI का कोशिश शुरू दिन से ये रहा है कि हर ओहदा को मुतनाज़ा बनाया जाए, पार्टिजान बनाया जाए, और ये हमला जस्टिस फ़ायज़ ईसा पे आज से शुरू नहीं हुआ, ये हमला शुरू हुआ PTI के दौर से। जहाँ तक इस आइन साजी और कानून साजी के हवाले से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना आज ना कल, ना मेरा ओरिजिनल ड्राफ्ट, ना मेरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ना मेरा मंशूर, ना मेरा आज का legislation draft is person specific as far as Justice Faiz Issa is concerned. If you want to ask why is Maulana Fazlur Rahman, why is PTI, why is Noon League voting, not voting, वो तो इनका अपना context होगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि हम किसी person specific legislation ना चाहते हैं, ना कभी भी चाहते हैं। मगर मैं Justice Faiz Issa के बारे में इतना तो कहूँगा कि he is the first Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan that has been even willing to consider diluting the powers of the Chief Justice of Pakistan. ये पहले सियासत के मैदान में सदर ज़रदारी में प्रेसिडेंसी के साथ किया था कि तमाम प्रेसिडेंसी का पावर्स जो मुशर्रफ ने उस ओहदे में इकट्ठा किया, उसने वो पावर्स पार्लियामान को और प्राइम मिनिस्टर को डिवॉल्व किया, और ये पहला चीफ जस्टिस है जस्टिस फ़ायज़ ईसा जिसने पार्लियामान का एहतराम करते हुए, अगर उसके पावर्स पे कोई कतकन लगे या ना लगे, उसने उस कॉन्सेप्ट के साथ दिया। तो ऑब्वियसली कि एक अच्छा उम्मीद है कि आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा। हम सियासी तौर पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये लेजिस्लेशन जैसे ही हमें 2/3 अक्सरियत मिले, वो कल हो, परसों हो या आगे जाके हो, हम इसको लेकर आए और आइन साजी करके मुकम्मल करें। मैं आपसे ज़रूर ये सवाल करूँगा कि ये जो जल्दबाजी और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, शायद उनका उम्मीद ये हो कि जिस तरीके से माजी में भी जुडिशल रिफॉर्म्स को सैबोटेज किया गया by a coordination between the bar and the bench and political parties, शायद वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो हमारा आइन साजी को आगे जाके सैबोटेज कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम 2/3 अक्सरियत प्रोड्यूस करते हैं और हम ये आइन पास करते हैं, तो हमने भी बहसियत सियासतदान माजी से सबक सीखे हैं, and we should not repeat the mistakes we made when we went from the 18th Amendment to the 19th Amendment. आप चाहते हैं बिलावल साहब कि ये 2/3 अक्सरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पूरी हो जाए, ये 25 अक्टूबर से पहले ही पूरी हो जाए? मेरा तो मैं चाह रहा हूँ कि 2/3 अक्सरियत हमें मिले। इस वक्त मेरे पास जो अपने वोट्स हैं मैं उसकी बात कर सकता हूँ, और इसलिए कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक ड्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद ये है कि अगर हम एक कंसेंसस
ड्राफ्ट बनाते हैं तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के वोट्स को हम पक्का कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरे जो नंबर्स है 2/3 के जिन्होंने उनको बंदोबस्त करना है, उनसे आप ज़रूर सवाल पूछे। मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर इस आइन साजी को जितना जल्दी हम करें उतना ही बेहतर हो। आप मैं बताना, तो काफ़ी देर से इंतजार आप बताना चाहेंगे कि मौलाना की जमात के साथ बात कहाँ तक पहुँची, चूँकि उनको ये खदशा है कि ये अदालत के ऊपर एक अदालत होगी, जो आपके आज के कमेंट में कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर के लिए नहीं है, अदालत के ऊपर अदालत के लिए नहीं है, बल्कि जो बुनियादी हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ताकि उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उनका तो सबसे बड़ा खदशा ये है कि अदालत के ऊपर एक अदालत लाई जा रही है, और मौलाना ने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ये मकसद भी हो सकता है कि मुखालिफिन की गर्दन काटी जाए इसके ज़रिए से। मकसद तो मेरा तो नहीं है किसी मुखालिफ का गर्दन काटें, और मेरा मकसद ये है कि मेरी तरह मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया ना, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि इस पे तबसरा करने वाले उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं होता अदालतों से, चाहे वो मीडिया पे बैठे हो या कुछ हमारे जो सियासी दोस्त हैं। मैं पाकिस्तान की अदालत को अंदर से इसलिए जानता हूँ, इसलिए मैं बचपन से ये निज़ाम देखता आ रहा हूँ। मैंने खुद विटनेस किया है इन द केसेस ऑफ माई ओन फैमिली मेम्बर्स, देयर आर नॉट जस्ट एनीबडी ऑफ द स्ट्रीट। ये पाकिस्तान के क़यादत मतलब वज़ीर आज़म, सदर, इस किस्म के ओहदे पे बैठे हुए, मगर मुझे पता है कितना मुश्किल मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरा जमात के लिए रहा है कि इनके केसेस हम परस्यू करें और किस किस्म के फ़ैसले हम कितने मुश्किल के बाद अदालत से लेते हैं। तो मेरा ये इशू सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान भर के शहरियों जब वो अदालत में जाते हैं उनको भी नस्लों का जदोजहद करना पड़ता है। नॉट ओनली इतना मुतनाज़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, मगर इनका इनहेरिटेंस के मसले होते हैं, कत्ल के मसले होते हैं, आम से इश्यूज होते हैं। The entire judicial system was anyway log jammed, it's understaffed, undermanned, but on top of that they don't pay attention to those cases. अब 15% of the cases before the Supreme Court are constitutional political cases, उनको 90% टाइम मिलता है। जो आम के पब्लिक के केसेस है उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो हम समझते हैं तो बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट बेहतर है कि अलग अलग अदालत हो, एक अदालत हो जिसका काम ही हो आइन कानून आइन, फंडामेंटल राइट्स, ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उन पे पूरा तवज्जो मिले। और जो हमारा जिस वजह से ये अदालती निज़ाम कायम है उनको हम ज़रा याद दिलवाएं कि जिस वजह से आप हो वो काम भी आप ज़रा पूरा करें। मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक मकसद के लिए इस काम पे नहीं उतरा, बट ये कंट्रोवर्सी तो जब भी आप वक्त की बात कर रहे हो ना, तो इवन इफ वी हैड ट्राइड दिस एट द टाइम ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन आमिर दोगर एंड इफ्तिखार चौधरी, तो तब भी अगर हम करते एट द टाइम ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन गुलजार एंड साकिब निसार, तो शायद तो लोग कहते हैं कि ये एज इन दिस इज नो मैटर व्हेन यू डू इट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट एनी चीफ जस्टिस वुड हैव बीन हैप्पी टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ देयर पावर। वो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर थे, लेकिन आपने जो 90% की बात की उस पर मुख्तलिफ कानूनदानों की राय मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इतना वक्त उसमें नहीं लगता, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कभी उस बारे में बात हो सके। एक सवाल ये कि 80% अगर ऐसा नहीं लगता यार, आप जाके अपना कोर्ट रिपोर्टर से पूछें, ज़्यादातर जब वो वहाँ जाते हैं अदालतें में, क्या 184 या 186 के लिहाज से केसेस चल रहे होते या आम पब्लिक के अपील्स चल रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ अलग रहा है। वकला तो वकला, इनको तो सबसे ज़्यादा। रीमा उमर कानूनदान है और वो किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर है। वो कहती हैं कि 1% ही वक्त सर्फ होता है सुप्रीम कोर्ट का सियासी केसेस में, लेकिन उसको कवरेज चूँकि ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसकी बात ज़्यादा होती है। नहीं, कवरेज भी नहीं, हम जाते हैं पेशियों के लिए, आपका पूरा निज़ाम को चोक किया जाता है। आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट रीमा उमर अ लॉट, बट आई नो फॉर द फैक्ट दैट आप उठा के देखे पैनामा जब शोर था, आप मुझे बताएं कोई दूसरा केस की तरफ कोई दिलचस्पी हो सकता था या सिर्फ पैनामा चल रहा था, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, कोर्ट की हर जगह। जब अदम एतमाद का हमारा सिलसिला चल रहा था, जो क्लियर ब्लैक एंड वाइट आइन में लिखा हुआ है, जो 2 महीनों को चक्रों हम खा रहे थे अदालत में, बंदियाल कोर्ट में, क्या दूसरे केसेस को आप समझते हैं कि उतना दिलचस्पी या उतना टाइम मिल सकता था या नहीं? इस वक्त
अगर आप अदालत की अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस देखें, आप मुझे बताएं, चाहे वो मौजूदा अदालत हो, इससे पहले वाला अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स की जजेस की प्रोसेस हो, हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस हो, और सिंध हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का, हम इसलिए हमारा प्रोसेस इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ दीस जजेस दैट डोंट इवन वांट टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट्स हैपनिंग देयर। बिलाल साहब, आखिरी हम वो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कर सकते। तो टू से दैट this is person specific or the number of cases don't justify it, with all due apologies to Madam Reema Umar Saiba. Shahid Mohtarma Banerjee Bhutto and I were facing these exact cases, these exact courts and their exact way of working before Iftikhar Chaudhry became anybody's hero and took our judiciary on the tangent that they are. And from that time it has been our perspective that A, the imbalance is wrong. There's no federal balance in the Supreme Court of Pakistan. जैसे Supreme Court of Pakistan वफाक को equal नुमाइंदगी मिलता है, वैसे Supreme Court में नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से सियासी केसेस को अहमियत दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान में जैसे आपको मिसाल मिलता, आपको कहीं और नहीं मिलता। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब एक सिर्फ नहीं, इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट डू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यू कैन जस्ट डू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जुडिशियल रिफॉर्म्स की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का रिफॉर्म करना है, फिर हम इसको एड्रेस। बिलाल साहब, आपने कहा आप चाहते हैं कंसेंसस हो, पीटीआई को एंगेज करेंगे आप किसी भी तरह से? सर, मैंने तो बहुत कोशिश किया, मैं कब कोशिश नहीं करता हूँ। अब मैंने ये इलेक्शंस हुए, इन्होंने खुद एक तरफा ऐलान किया कि हम तो इनसे बात ही नहीं करते। जब पार्लियामान में ये सारे इश्यूज चल रहे थे, तो पीटीआई के एहतजाज और एतराज़ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कदम उठाया कि हम चाहते हैं कि हमारे निज़ाम में बेहतरी आए और हम पार्लियामान में एक हाई पावर कमेटी बनाएं जहां हम सब का इक्वल नुमाइंदगी हो, और हम वहां बैठे और उस पे हमारे मसले का हल निकाले, चाहे वो हमारे इदारा का हो या वो किसी और का इदारा का हो। आप जानते हो सियासी स्पेस क्या है। उसी सियासी स्पेस में जब हम इतना भी मैनेज कर सकते हैं, तो फिर कैदी नंबर जो भी है उसने कोई बयान निकाल दिया जिससे ऑब्वियसली मेरे इत्तेहादी नहीं चाहेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि इनसे इंगेज करें? फिर भी आज मौलाना फजल रहमान साहब अगर उनके साथ इंगेज्ड है और हम मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रहे हैं, तो एक किस्म का इंगेजमेंट मौजूद है। खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और दूसरे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उस कमेटी में कर रहे हैं। आज भी अगर पीटीआई का कोई आदमी, कोई नुमाइंदा उनके पास जाते हैं, इंगेज करना चाहेंगे, मैं उनको मना नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस जमात के साथ, वो यही है कि इनको दे हैव टू डू ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से। और जो भी हम करें, जो भी मैं कोशिश करूं, जिस तरीके से मैं कॉम्प्रोमाइज़ या कंसेंसस बनाने की कोशिश करूं, उनका ख़ास मकसद है। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान फेल हो, चाहे वो मुआशी अंदाज में, चाहे वो सियासी अंदाज में, चाहे आपके जुडिशरी का निज़ाम हो। वो चाहते हैं कि हम इतना जैम रहें, इतना डिसफंक्शनल रहें कि उसका नुकसान का सियासी फ़ायदा पीटीआई बतौर एक सियासी जमात उठा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चाहे हम अपोजिशन में हो, चाहे हम हुकूमत में हो, हम कुछ एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, जहाँ एक आइडियल सिचुएशन में हम पीटीआई के सेंसस के साथ ही ये कानून आइन साजी करते। आई एम ऑल्सो विलिंग फॉर द नॉन आइडियल कंसेंसस कि हम 2/3 अक्सरियत का जो कम अज़ कम है वो मैनेज करके ये ज़रूरी काम कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के इख्तलाफात में शिद्दत आती जा रही है, जिससे अहम केसेस की समाअत मुतासर होना शुरू हो गई है। पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की जानिब से ऑर्डिनेंस पर अमल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से निकालने और चौथे सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल करने पर सवालात उठाए और ख़त लिखकर चीफ जस्टिस के लिए चेरी पिकिंग और वन मैन शो के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शरीक भी नहीं हुए, मगर फिर भी चीफ जस्टिस कादी फायदीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल जजेस कमेटी ने काम जारी रखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने से मुतालिक वजूहात लिखी और साथ ही साथ नई जजेस कमेटी ने एक अहम तरीन केस यानी आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जो 2 साल से ज़्यादा अरसे से इल्तवा का शिकार थी।
नज़रसानी अपीलों की समाअत के लिए जजेस कमेटी ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायजीसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल शामिल हैं। आज इस लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी अपीलों पर पहली समाअत करनी थी, मगर पहली समाअत में ही नया तनाज़ा खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस समेत बेंच के 4 अरकान तो समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचे, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए और उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त भेजा गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का हवाला देकर समाअत में शरीक ना होने की वजूहात बताई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त के मुताबिक आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी अपीलों पर आज 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत मुकर्रर है। इस बेंच को 23 सितंबर 2024 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दोबारा तश्कील दी गई कमेटी ने बनाया था। 23 सितंबर को ही सीनियर प्यूनी जज ने अपने नोट के जरिए इस ऑर्डिनेंस से मुतालिक कई अहम आईनी सवालात और इशूज़ उठाए थे, जो प्रोसीजर और कानूनी दोनों तरह के थे। चीफ जस्टिस ने 25 सितंबर को अपने ख़त के जरिए इस नोट का जवाब दिया, मगर बजाय इसके कि ख़त में खदशात का जवाब दिया जाता, बदकिस्मती से ये ख़त मनफी मुहिम और ख़ुद नुमाई की मशक से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने खुद को इस तरीके से उलझाने का इंतखाब किया और आईनी इशूज़ के जवाब नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद लिखा कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मज़कूरा अपीलें सुनने के लिए बेंच बनाने का मामला 18 जुलाई 2024 को कमेटी की मीटिंग के दौरान एजेंडा पर अचानक सामने आया। बज़ाहिर ये कमेटी बनने के बाद पहली दफ़ा था, अगरचे इस मीटिंग में इस केस को सुनने के लिए कोई बेंच नहीं बनाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो अक़लियत में थे उन्होंने सीनियर प्यूनी जज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी, मगर अब ये तजवीज़ तर्क कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने खुद इस केस की कमान संभाल ली है और ये उन वजूहात की बिना पर है जो नामालूम नहीं है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की शमूलियत पर भी एतराज़ उठा दिया है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बेंच में बैठने से माजूरी जाहिर की है, बेंच से खुद को अलहदा नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भेजने के बाद आज होने वाली समाअत में नहीं आए, जिसके बाद चीफ जस्टिस समेत बाकी 4 जजेस ने समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त पढ़कर सुनाया और रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। कानून का तकाजा है कि नज़रसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की, जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समाअत की है, वो टी रूम में भी मौजूद थे। उनका आज की इस समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। हम कल दोबारा इस नज़रसानी केस की समाअत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल समाअत में शामिल होंगे। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें, वरना बेंच की तश्कील असर 9 होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। इसके बाद अदालत ने आर्टिकल 63A की नज़रसानी अपीलों पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती हैं कि इस हुक्मनामे को जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखें और साथ ही उनसे बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। लेकिन अगर वो बेंच में शामिल नहीं होते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उनकी जगह किसी और जज को बेंच में शामिल करना पड़ेगा। इस हुक्मनामे के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में आज सिर्फ 4 जजेस बैठे, जिनके हुक्मनामे की मेरे नज़दीक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस सूरत हाल में 4 जजेस के जवाब में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरे आज भेजे गए पहले नोट के ऊपर दोबारा तवज्जो दी जाए। इस ख़त के बाद चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया है, जिसमें आर्टिकल 63A की नज़रसानी अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। प्रोग्राम जारी रहेगा, एक ब्रेक में। इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है। 1 साल पहले इसराइली जारियत का सिलसिला जो गाज़ा से शुरू हुआ था, अब यमन, शाम और लबनान तक फैल गया है। ईरान भी इसराइली कार्रवाइयों की इज़्ज़त में है। इसराइल जब चाहता है, जहाँ चाहता है और जिसे चाहता है बआसानी निशाना बना रहा है और गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया और मोहम्मद हनीफ समेत दीगर अहम हमास रहनुमाओं को निशाना बना चुका है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, फवाद शुक्र और अकील वहबी समेत अहम रहनुमा इसराइली जारियत का निशाना बन चुके हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत की तस्दीक होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, उस वक्त वो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की इजाज़त दे चुके थे और इस हवाले से अहम तफसीलात भी सामने आई हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल के 3 सीनियर दिफाई ओहदेदारों ने कहा है कि इसराइल को हमले से महीनों पहले हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता था। एक ओहदेदार के मुताबिक हसन नसरुल्लाह पर हमला करने का फैसला हालिया दिनों में किया गया था
और इसराइल ने फैसला अमेरिका को बताए बगैर किया था क्योंकि उन्हें खौफ था कि कहीं ये मौका हाथ से न निकल जाए। इस हवाले से एक इसराइली रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की मनसूबाबंदी इस दौरान भी हो रही थी जब इसराइली हुक्काम अमेरिका के साथ जंगबंदी की बातचीत में शामिल थे और नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहे थे। जबकि इस हमले से मुतालिक चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने जनरल असम्बली के खिताब से थोड़ी देर पहले हमले की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने हमले की मंजूरी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने से कुछ देर पहले दी थी। जुमेरात को इस फैसले की मंजूरी इसराइली काबीना ने दी और वज़ीर दिफा ने भी इसकी हिमायत की थी। एक अमरीकी अहदेदार ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया है कि वाशिंगटन को उस वक्त हमले का बताया गया था जब इस ऑपरेशन के लिए तैयारे हवा में थे, जबकि हफ्ते को इस हमले में इस्तेमाल होने वाले जेट तैयारों से मुतालिक तफसीलात भी सामने आई हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल ने हफ्ते को हमले में इस्तेमाल होने वाले जंगी जहाज़ों की वीडियो जारी की है। वीडियो में दिखाया गया है कि 8 जंगी जहाज़ गोला बारूद से लैस हैं, जिनमें अमरीकी साख्ता 2000 पाउंड वजनी पेनिट्रेटर बमों के अलावा दुरुस्त रहनुमाई करने वाला जदीद निज़ाम भी शामिल है। इन बमों में इस्तेमाल होने वाले मवाद को हाल ही में अमरीका ने इसराइल को भेजा था। एक जंगी माहिर के मुताबिक इन बमों को बंकर बस्टर्स कहा जाता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाने के बाद इसराइल ने लबनान में कार्रवाइयों का दायरा बढ़ा दिया है और आज फिर इसराइली वज़ीर दिफा ने लबनान में जंग का नया मरहला शुरू करने की धमकी दी है। अहम बात यह है कि गुज़श्ता हफ्ते बैरूत के जनूबी इलाकों से शुरू होने वाला इसराइली हमलों का सिलसिला अब शहर के महफूज समझे जाने वाले वस्ती इलाकों तक फैल चुका है। 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा इसराइल ने बैरूत के वस्ती इलाके को निशाना बनाया है और इस कार्रवाई में 3 फ़लस्तीनी रहनुमाओं समेत 4 अफराद मारे गए हैं। आज भी बैरूत में इसराइली फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं और अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। जबकि ये खबर भी सामने आई है कि इसराइल ने लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की हैं और वह मुमकिन तौर पर लबनान में एक बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियाँ भी कर रहा है। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाइया ने यमन के 2 साहिली शहरों को भी निशाना बनाया है, जिनमें 4 अफराद शहीद हो गए। इस सारी सूरत हाल पर गज़ा में भी इसराइली हमले बदसूर जारी हैं और आज भी गज़ा पट्टी में 28 फ़लस्तीनी इसराइल का निशाना बनकर शहीद हुए हैं। गज़ा में गुज़श्ता 1 साल से मजमूई तौर पर 41,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 96,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। प्रोग्राम का अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।